तो आज बजट का दिन है। ऐसे में पॉलिटिकल पावर सेंटर में खबरों की शुरुआत इसी खबर के साथ। बजट पेश हो गया और उसमें जो एलोकेशन है उसे देखने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा बिहार की हो रही है। तो क्या केंद्र सरकार ने इस बजट में बिहार फर्स्ट वाला जो एक बात कही जा रही थी उसे ही प्राथमिकता दी है? कल तक सहयोगी जो नाराज बताए जा रहे थे, इस तरह की खबरें आ रही थी कि बजट को लेकर बिहार के जो मुख्यमंत्री हो नाराज हो सकते हैं, विशेष राज्य का उनको दर्जे की मांग कर रहे थे, आज वो गदगद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। एक तरफ जहां आज बिहार विधानसभा में विपक्ष झुनझुना बजाकर नीतीश कुमार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर घेर रहा था, वहीं दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान बिहार के लिए 58,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का ऐलान कर दिया। We will support development of an industrial node at Gaya. This corridor will catalyze industrial development of the eastern region. बजट में बिहार के लिए 26,000 करोड़ के 3 एक्सप्रेसवे, 21,000 करोड़ का 2400 मेगावाट का पावर प्लांट, बाढ़ राहत के लिए 11,500 करोड़, राज्य में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा काशी और मथुरा की तर्ज पर विष्णुपाद महाबोधि के कॉरिडोर बनाने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा राजगीर और नालंदा को सांस्कृतिक और टूरिज्म हब बनाने की घोषणा की गई। The states in the eastern part of the country are rich in endowments and have strong cultural traditions. We will formulate a plan for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha and Andhra Pradesh. We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna-Purnia Expressway, 2. Buxar-Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. बिहार को बम्पर योजनाओं की सौगात ऐसे समय पर मिली है जब तक केंद्र सरकार ने एक चिट्ठी से साफ कर दिया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोग था कि पहले से बंद कर दिया गया है, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए, मदद होना चाहिए जी। तो वो तो करना शुरू कर दिए। अरे हाँ भाई, हम तो एक जरूरत हो गया भाई, हम एक चीज का तो शुरू हो गया, विकास भी विरासत भी। बजट में बिहार के लिए बम्पर योजनाओं का ऐलान हुआ तो बीजेपी की सहयोगी जेडीयू की भी बाछें खिल उठी। कल तक विशेष राज्य के दर्जे पर चुप्पी साध रही जेडीयू ने आज दिल खोलकर बजट की तारीफ की। विकसित बिहार बनाने का जो पैकेज मिला है, बिहार की जनता को विकास चाहिए, उसकी गति बढ़ाने का 3 एक्सप्रेस वे और किस तरह से बाढ़ से मुक्ति का, औद्योगिकरण का, पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का जो राजनीति कर रहे हैं, उनकी राजनीति समाप्त हो रही है। बिहार को पूर्ण रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए पूरा मौका दिया है। आज इस तरह एक पैकेज के स्वरूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरी तरह बिहार के लिए, विकास के लिए खजाना खोलने का काम किया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जिक्र मैं हमेशा से करता रहा हूँ। एक बिहारी होने के नाते स्वाभाविक है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेज के तहत बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ पे हॉस्पिटल्स की बात हो, वहाँ पे एयरपोर्ट्स की बात हो, वहाँ पे ब्रिजेस बनाने की बात हो, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने वाला बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो 4 हाईवे को लेकर के और बक्सर में जो ब्रिज बनाना है, गंगा पर 2 लेन ब्रिज, उसमें 26,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा पिरपैती में बिजली के उत्पादन के लिए 20-21,000 करोड़ रुपए जी। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है उत्तर बिहार, जो प्रवचन दे रहे हैं बैठ कर के यहाँ पर, उनसे कभी पूछिए कि आपको जो मौका मिला तो क्या किए।
देखिए, इस बजट से जेडीयू और जो एलजेपी आर है, ये दल तो खुश हैं, लेकिन आरजेडी और जो दूसरे विरोधी दल हैं वो इसे लेकर सरकार से, नीतीश कुमार से एक सवाल पूछ रहे हैं। वो ये कि बिहार को जो विशेष दर्जा देने वाली मांग थी, आखिर उसका क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बजट में बिहार को इतनी चीजें देकर सिर्फ एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है? जेडीयू और बीजेपी भले ही बिहार के लिए केंद्र की बम्पर घोषणाओं से खुश है, तो विपक्षी दल अब भी विशेष राज्य के मुद्दे पर नीतीश कुमार और केंद्र सरकार को घेर रहा है। आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि बिहार को सिर्फ झुनझुना मिला है और कुछ नहीं। जो मांग था नीतीश कुमार जी के तो पूरा नहीं हुआ, तो ऊपर तो हमको उधर से हट जाना चाहिए। बिहार को 26,000 करोड़ दिया गया, रेलवे के झुनझुना। विशेष राज्य का दर्जा हमारा डिमांड था। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके पीछे लगे हुए थे और यह डिमांड भाजपा नीति सरकार ने नहीं पूरा किया है। और जो विशेष पैकेज की घोषणा की जाती है, फरेब, झूठ, बिहार को झूठ के दलदल में फंसा रहे हैं डबल इंजन की सरकार। ये बजट बिहार विरोधी है। बिहार का विशेष राज्य की दर्जे की मांग राबड़ी जी के टाइम से चल रही है। नीतीश जी जब हमारे साथ होते हैं तो लाउड हो जाते हैं, अभी साइलेंट मोड में चले गए हैं। बिहार को साइलेंट मोड नहीं पसंद है, विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए और विशेष पैकेज। लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से नीतीश पीएम मोदी के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, इससे ही अंदाजा लग गया था कि बिहार को इस बार बजट में काफी कुछ मिलने वाला है। हालांकि विशेष राज्य का दर्जा न मिलने के बाद से बिहार में कल से एनडीए गठबंधन में हल्की फुल्की तल्खी दिखाई दे रही थी, लेकिन आज बजट में बिहार के लिए हुए बम्पर ऐलान के बाद अब एक सुर में एनडीए के नेता मोदी सरकार की शान में कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं। बिहार में बहार है, एनडीए का सरकार। बिहार को सुपर पैकेज के रूप में दिया गया और बिहार को जो बरसों से यूपीए जब सरकार में थी तो लालू यादव ने बिहार को कुछ दे नहीं पाए, न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया, न बिहार को पैकेज दिया। आज सारे पैकेज के रूप अगर समग्र बजट को लेंगे तो बिहार आने वाला दिन एक विकास के मील का पत्थर साबित। बिहार से हम लोगों की मांग थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए या बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए। आज जो बजट आया है और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें बिहार के लिए पैकेज का भरमार है। राबड़ी देवी जी का तो बजट पर भी प्रतिक्रिया दे रही हैं, दस्तखत तो कितना लंबा करती हैं, वो कभी उनका दस्तखत भी देख लिया कीजिए। तो अब बजट जैसा चीज उनको कहां समझ में आएगा। तो कोई कह रहा है कि बिहार में बहार है इस बजट में, तो कोई कह रहा है कि ये दरअसल बजट के नाम पर एक झुनझुना पकड़ा दिया गया। लेकिन मैं अब आपको बताती हूँ कि आखिर बजट में बिहार को मिला क्या क्या है। देखिए, 3 एक्सप्रेसवे प्लस पुल पर खर्च के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस बजट में बिहार के लिए बड़ी सौगात। अब आगे भागलपुर में पावर प्रोजेक्ट पर जो खर्च होगा वो 21,000 करोड़ रुपए की यह धनराशि जो है वो बिहार के लिए इस बजट में है। बाढ़ राहत सहायता पर खर्च के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो बिहार के लिए ये जो बजट में किया गया है प्रावधान, उसका कुल खर्च देखिए 58,500 करोड़ रुपए। तो कुल खर्च 58,500 करोड़ रुपए और यही तोहफा बजट में बिहार को खास तौर से दिया गया। लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ मिला है बिहार को, आपको लिए चलते हैं अखिलेश के पास। जी शिरीन, दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने पर पूरा जोर नजर आ रहा है। जिस तरह की परियोजनाओं पर हम देख रहे हैं कि फोकस है, एयरपोर्ट परियोजना, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही गई है, गया में इंडस्ट्रियल सेंटर की बात है, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा डेवलप करने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा यह बहुत महत्वपूर्ण है, जो बिहार की पहचान है, गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि कॉरिडोर को और ज्यादा विकसित करने की बात है, ताकि टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले। देश विदेश से वहां पर सैलानी आते हैं। राजगीर में पर्यटन के विकास की बात है और इसके अलावा एक बहुत ही अहम बात नालंदा में सांस्कृतिक विकास की है। नालंदा का क्या महत्व है, इतिहास के पन्नों में झांककर अगर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। श्री
बिल्कुल अखिलेश, तो ये तो हमने बिहार को क्या मिला इस बजट में, इस पर बात कर ली, लेकिन एक और राज्य है जिसका जिक्र करना जरूरी है क्योंकि बजट में उसकी छाप भी दिखाई दी, और वो है आंध्र प्रदेश। क्योंकि आंध्र प्रदेश को यहां बड़ा तोहफा एक तरह से बजट में दिया गया है। 15,000 करोड़ का विशेष आर्थिक जो पैकेज है वो इस बजट में आंध्र प्रदेश के लिए दिया गया है। आप इस पैसे का सीएम नायडू करेंगे क्या? दरअसल वो अपना सालों पुराना वो ख्वाब पूरा करेंगे जो वो पिछले लगभग 10 सालों से देख रहे हैं, और उस ख्वाब का नाम है अमरावती। लोकसभा चुनाव के बाद जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हुई तो दोनों की केमिस्ट्री ये बता रही थी कि कैसे आने वाले दिनों में ये दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पीएम मोदी ने जो उस मुलाकात में चंद्रबाबू नायडू के लिए सोचा था, आज उसे पूरा कर दिया है। सरकार बनने के बाद जब बजट की बारी आई तो वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश को दिल खोल कर दिया। आंध्र प्रदेश के लिए बजट में 15,000 करोड़ का विशेष पैकेज का ऐलान किया गया, जिसमें अगले साल तक विशेष वित्तीय सुविधा देने की घोषणा हुई। विशाखापट्टनम, चेन्नई, ओरवाकल, हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का भी ऐलान किया गया। इसके अलावा पोलावरम परियोजना को पूरा करने के लिए वित्तीय मदद और रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी आंध्र प्रदेश के अति पिछड़े जिलों के लिए भी विशेष पैकेज देने का ऐलान हुआ। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट for promoting industrial development, funds will be provided for essential infrastructure such as water, power, railways and roads. An additional allocation will be provided this year towards capital investment for economic growth. राजधानी अमरावती का निर्माण मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, क्योंकि 10 साल के लंबे इंतजार के बाद आंध्र प्रदेश को नई राजधानी मिलने जा रही है, और इसी अमरावती के निर्माण के लिए अब केंद्र ने आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ देने की घोषणा की है। उधर टीडीपी के नेता केंद्र सरकार के इस कदम से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। अभी जो प्रावधान किए गए इसी में से बहुत सारे हमारे जो प्रश्नों का समाधान आज मिल गया है, तो आगे आगे जैसे चलेंगे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पर आज 5 करोड़ लोग, ये टीडीपी की बात नहीं है, 5 करोड़ आंध्र के जो लोग हैं सब संतुष्ट हैं, सब खुशी हैं। ऑल माय कॉन्स्टिट्यूएंसी पीपल एंड एंटायर एपी आल्सो फील वेरी हैप्पी। नाउ डेवलपमेंट इज स्टार्टिंग। We feel it is a good initiative from the central government. हालांकि विपक्ष के नेता ये कहकर सरकार पर तंज कर रहे हैं कि सिर्फ सरकार बचाने के लिए बिहार और आंध्र को विशेष योजनाएं दी हैं। जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा ना दिए जाने से विपक्ष को उम्मीद थी कि उसे सरकार को घेरने का मौका मिलेगा, ताकि जेडीयू और टीडीपी को साधने का मौका मिल सके। लेकिन जिस तरह से बजट का पूरा फोकस बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए रहा, उससे साफ हो गया है कि गठबंधन की गांठ मजबूत है, जो फिलहाल खुलने वाली नहीं है। देखिए, जब नतीजे आए थे लोकसभा चुनाव के, तभी लगभग ये स्थिति साफ हो गई थी कि इस सरकार के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कितने जरूरी हैं। तो बजट में जो आप एलोकेशन देख रहे हैं उसकी एक छाप वहां पर साफ तौर पर नजर आती है। अब इन आंकड़ों पर जरा गौर फरमाइए। आप देख रहे हैं बीजेपी को 240 सीटें मिली, टीडीपी के पास 16, जेडीयू के पास 12, अन्य सहयोगी दल 25। तब यह आंकड़ा पहुंचता है 293, यानी जो बहुमत का जादुई आंकड़ा होता है उससे 21 ज्यादा। तो ये दोनों नेता, ये दोनों पार्टियां इस सरकार के लिए बहुत जरूरी हैं, और विपक्ष भी इस पर इसीलिए तंज कस रहा है कि इन्हें खुश रखने की कोशिश की गई है। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सीधे आपको ले चलता हूं श्रीन के पास। बिल्कुल अखिलेश, और विपक्ष से जुड़ी हुई ही एक खबर है। थोड़ी ही देर में दरअसल संसद सत्र को लेकर इंडिया गठबंधन की एक बैठक होने जा रही है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि आखिर सरकार को किन किन मुद्दों पर और किस तरीके से घेरा जाए। तो इंडिया ब्लॉक के नेताओं की ये मीटिंग होने वाली है अब से थोड़ी ही देर बाद। मल्लिकार्जुन खड़गे की सदस्यता में तमाम जो नेता है, जो सांसद हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, और ये तय किया जाएगा कि इस संसद सत्र में कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएं, क्या वो रणनीति रहेगी जिस रणनीति पर घेरा जाएगा सरकार को। मेरे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जैनेंद्र जुड़ गए हैं, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर इस मीटिंग को लेकर जैनेंद्र क्या और जानकारी, किस रणनीति पर मंथन होना है, कोई जानकारी मिल रही है क्या?
बिल्कुल, संसद सत्र को लेकर के इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके जो संसद के फ्लोर लीडर यानी लोकसभा और राज्यसभा के नेता उन सब की बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा टीएमसी से डेरेक ओब्रायन, शिवसेना से संजय राउत, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, तमाम इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता पहुंच चुके हैं। और संसद सत्र में देखिए बजट आज पेश हो गया। कल से दोनों ही सदनों में चर्चा इस पर शुरू होगी। 20-20 घंटे समय दिए गए हैं दोनों ही सदनों में चर्चा के लिए। तो किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, खासतौर पर कल कांग्रेस की रणनीति समूह की बैठक हुई थी, उसमें यह तय हुआ था कि किसानों के मुद्दे, एमएसपी का मुद्दा, इसके अलावा नीट का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, ये वो प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर सरकार की घेरेबंदी की जाएगी। इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा का मामला है, जिस तरीके से जम्मू में एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं, पिछले दिनों में रेल दुर्घटना की कई घटनाएं सामने आई हैं। तो ये वो प्रमुख बिंदु रहने वाले हैं, मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे तीखे। तो बजट पर चर्चा के दौरान किस तरीके से बजट को लेकर के सवाल उठाने हैं और इसके अलावा जो बजट के इतर मुद्दे हैं उस पर किस तरीके से सरकार को की घेरेबंदी करनी है, इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक इंडिया गठबंधन की मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। ठीक है जैनेंद्र, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिए, जैसे ही कुछ और अपडेट होगा हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बजट पर आम लोगों की निगाह इस लिहाज से होती है, खासतौर पर जो नौकरी पेशा तबका होता है, कि क्या इनकम टैक्स में किसी तरह की कोई राहत उन्हें मिलेगी। तो उसका जवाब यह है कि जो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम वाले हैं उन्हें तो किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ, जो न्यू टैक्स रिजीम जिन लोगों ने ऑप्ट किया है, उसे चूज किया है, उन्हें जरूर थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. केंद्र सरकार ने बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी है। न्यू टैक्स रेजिम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रेजिम के दूसरे स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों से टैक्स पेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि पुराने टैक्स रेजिम में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी जो न्यू टैक्स रेजिम को अपनाएगा सिर्फ उसे ही फायदा होगा। जिन लोगों की आय 7 लाख रुपए तक है उनके लिए राहत वाली खबर है, क्योंकि लंबे समय से टैक्स स्लैब में छूट की मांग हो रही थी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निराश नहीं किया। छोटी ही सही, लेकिन नए टैक्स स्लैब में लोगों को 7 लाख तक में थोड़ी सी राहत मिलने वाली है। आपको बता दें कि साल 2020 में सरकार ने पहली बार न्यू टैक्स स्लैब पेश किया था, जो अधिकतर टैक्स पेयर्स को पसंद नहीं आया था। फिर उसी में पिछले साल यानी साल 2023 में बदलाव किया गया था। पहले 6 टैक्स स्लैब थे, जिसे बदलकर 5 टैक्स स्लैब कर दिए गए। उसके बाद भी करीब 25% आयकरदाता ने ही न्यू टैक्स स्लैब को अपनाया था, जिसके बाद अब एक बार फिर इसमें बदलाव किया गया है। नई कर व्यवस्था के तहत बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। इसका फायदा सैलरीड क्लास को होगा। हालांकि इसके 1 लाख करने की उम्मीद जताई जा रही थी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने फैमिली पेंशन पर डिडक्शन को बढ़ाया है। इसे 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। इससे 4 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होगा। The standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. सरकार को लगता है कि नए टैक्स स्लैब से टैक्स का बोझ कम होगा, लेकिन विपक्ष इसे नजर का धोखा बता रहा है, जो आंकड़ों के हेरफेर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी
वृद्धि का फैसला लिया गया है। ये बजट नाउम्मीदी का है और इस सरकार का ये 11वां बजट है। ये सरकार कह रही थी कि 11वें बजट में और 30वीं बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सरकार का बहुत अच्छा बजट होगा। नाउम्मीदी का है और जिस तरह महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, आप लोगों को देखिए उनकी तकलीफ परेशानी में कैसे जिंदा है। कुल मिलाकर लबोलुआब ये है कि टैक्स में राहत मिली है, लेकिन उतनी नहीं जितनी उम्मीद थी। यानी सरकार ने निराशा और आशा के बीच की एक लाइन नए टैक्स स्लैब के जरिए खींच दी है। आज बस केवल टैक्स स्लैब रेट पे थोड़ा सा बेनिफिट दिया है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1) है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको 50,000 से 75,000 किया गया है। केंद्र सरकार जो बजट देती है उसमें राजस्थान को हमेशा ही पिछड़ेपन का अपन को देखना पड़ता है। तो देखिए, जो फायदा सरकार ने दिया है वो दरअसल न्यू रिजीम जो अपनाएगा उसे ही मिलेगा। जो ओल्ड टैक्स रिजीम जो अब तक यूज कर रहा है उसे इस तरह का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन आपको फायदा कैसे मिलने जा रहा है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, वहीं 3 लाख से 7 लाख तक आय पर 5% टैक्स देना होगा। 7 लाख से 10 लाख तक आपको 10% टैक्स देना होगा। 10 लाख से 12 लाख तक जो हैं उन्हें 15%, 12 लाख से 15-20 और 15 लाख से ऊपर 30% आपको टैक्स देना होगा। तो ये फिलहाल वो न्यू टैक्स रिजीम है। अगर आप इसके ये अपनाए हुए हैं, ये आप यूज कर रहे हैं, तो फिर आपको कुछ इस तरीके से फायदा मिल सकता है। अखिलेश, बिल्कुल, तो सरल भाषा में जो आज का बजट है वो दर्शकों तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया है। पॉलिटिकल पावर सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने बजट की बात की, अब बात करेंगे मौसम की। इस वक्त आधा हिंदुस्तान जो है वो बाढ़ और बारिश की विभीषिका से परेशान है, त्रस्त है, त्राहिमाम है। खासतौर पर गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, इन तमाम राज्यों में बहुत ज्यादा हालत खराब है। कहीं मकान ढह रहे, कहीं पुल बह रहे, रेलवे ट्रैक पर पानी, घर में भी पानी, सड़कें तालाब बन गई और गांव टापू। ये हाल इस वक्त आधे हिंदुस्तान का है, क्योंकि मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, गुजरात हो या महाराष्ट्र, बर्बादी की विनाश लीला ने किसी को बख्शा नहीं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जीवनदायिनी नर्मदा डरा रही है। सुबह 5 बजे से नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। क्या देख रहे हैं? नर्मदा के घाटों पर लगने वाली दुकानों और पंडों और पुरोहितों के तख्त आसन सब कुछ पानी में डूब गया है। अचानक से इतना तेज बढ़ा हुआ है कि 20 साल में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि पानी स्तर जल स्तर गौर नदी का अचानक से इतना बढ़ा है। बहुत सारे तख्त बहे, बहुत सारे किसी का सामान बहा। आज भी होटल के सामान कई बहुत से इलेक्ट्रिक पार्ट डूबे पड़े हुए हैं। बिल्कुल ग्वारी घाट में तट पे सब कुछ बह गया। प्रशासन का कोई एक्शन नहीं, ना कोई सूचना, ना बाढ़ के लिए कोई संकेत। पूरे लोगों के खाने पीने का सामान और उनकी दुकानें सब बह गईं। 20 साल पहले गौरी घाट के नवग्रह मंदिर तक पहली बार पानी आया था। अब वही आदत फिर से ताजा हो गई है। उधर बढ़ते जलस्तर को देख प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नदी किनारे बैरिकेडिंग कर घाट पर जाने की एंट्री बंद कर दी गई है और नावों की आवाजाही को ब्रेक लगा दिया है। उधर भोपाल में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तस्वीरें भोपाल के रेलवे स्टेशन की हैं, जहां पानी पटरियों के ऊपर से बह रहा है। बारिश की वजह से 2 ट्रेन रद्द करनी पड़ गई। उधर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 26 जुलाई तक बारिश से राहत की कोई उम्मीद नहीं है।
कि मध्य प्रदेश भी 360 डिग्री सैलाब की कैद में है और वही हाल पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ का भी है। सड़कों पर पानी ही पानी है, ना तो पुल का पता लग रहा है और ना ही जमीन का। मध्य प्रदेश का बालाघाट पिछले 3 दिन से आसमानी आफत से जूझ रहा है और बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन ने यहां 2 दर्जन से ज्यादा गांवों को खाली कराकर उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। दरअसल पानी का ना तो कोई ओर है ना ही कोई छोर। पानी को जहां से रास्ता मिल रहा है वो वहां से बह रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई रिहायशी इलाके पानी की जद में हैं। पानी लामता क्षेत्र के मंदिर तक पहुंच गया है। यहां पुजारियों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ को ऑपरेशन चलाना पड़ा। बारिश ने मध्य प्रदेश के सागर की सड़कों को सच में सागर बना दिया है। 50 मकान प्रभावित हो गए उसमें, जिसमें कि उनकी व्यवस्था कर दी गई। स्कूल है, पंचायत सामुदायिक भवन, सैकड़ों एकड़ में फसल खराब हो गई। बारिश ने मध्य प्रदेश के सागर की सड़कों को सच में सागर बना दिया है। ये वही सागर है जिसे स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया था और बढ़कर यहाँ विकास हुआ था। लेकिन बारिश के पानी में नगर के साथ उन तमाम दावों की पोल खुल गई जो सागर को लेकर किए गए थे। शासन प्रशासन को मुंह चढ़ाती ये तस्वीर मध्य प्रदेश के मुरैना की है, जहां सारी स्वास्थ्य व्यवस्था उस वक्त पानी पानी हो गई जब हल्की सी बारिश के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पानी में डूब गया। पानी का कोई निकासी नहीं है और नगर पालिका के पूरे कार्रवाई में नाले की सफाई आज कार्य चल रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। थोड़ा जब मैं कोरसा हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा कि यहाँ बरसात का पानी हॉस्पिटल में 2 से 3-4 फुट तक भरा हुआ है। डिलीवरी आप देख सकते हैं बैक साइड में पीछे कितना पानी भरा हुआ है। डिलीवरी जच्चा बच्चा दोनों को परेशानी है। कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत की पोल खुल रही है। प्रशासन पूरी नगर पालिका भ्रष्टाचार में लुप्त हुई है और स्वच्छता के नाम पर लाखों रुपए की लूट हो रही है और नतीजा ये है कि लोगों के घरों में और दुकानों में पानी भर रहा है। बुरहानपुर में ताप्ती तांडव मचा रही है, जो खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर बह रही है। दरअसल चांदोरा डैम के 11 गेट खोले गए, जिससे ताप्ती ने रौद्र रूप धारण कर लिया। घाटों को खाली करके ऊपर आ जाइए सब प्लेस पे, घाट खाली कर दीजिए। ताप्ती का सामान्य जलस्तर 213 मीटर है और चेतावनी का निशान 218 और खतरे का निशान 220 मीटर है, लेकिन ताप्ती सारे मीटर को फेल करने में लगी है। आज 12 घंटे 14 घंटे बाद में ताप्ती का लेवल बढ़ता है, इसीलिए घाटों पर बल तैनात कर दिया गया है। होमगार्ड का और एसडीआरएफ का बल अभी घाट पे लगा हुआ है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दरअसल इस वक्त पूरा मध्य प्रदेश ही सैलाब रूपी आफत से जूझ रहा है। उधर मौसम विभाग के बारिश के अलर्ट से धड़कनें और बढ़ गई हैं। चौतरफा मची बाढ़ के बीच सबसे डराने वाली तस्वीर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से आई, जहां पुल पार करने के चक्कर में ट्रैक्टर बह गया। ट्रैक्टर पर 5 लोग सवार थे। तस्वीरों में देख सकते हैं पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और तभी एक ट्रैक्टर आता है, संतुलन बिगड़ जाता है। देखते ही देखते ट्रैक्टर पानी के साथ बहता जाता है। किसी तरह ट्रक पर सवार लोग कूदकर अपनी जान बचाते हैं। बाढ़ की मार इस वक्त कोई झेल रहा है तो वो दमोह है, जहां बाढ़ का पानी शहर तक पहुंच गया है। गाड़ी, मकान, दुकान सब पानी में डूबे हुए हैं। ये तस्वीरें दमोह के वैशाली नगर की इंदिरा कॉलोनी की हैं,
जहां हर तरफ गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। देखिए, जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द बाढ़ की विभीषिका झेल रहे लोगों तक मदद पहुंचे। पॉलिटिकल पावर सेंटर में फिलहाल आज इतना ही, और आज के लिए फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी दिन की तमाम बड़ी सियासी खबरों के साथ। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।